This is Rajiv here. First, I welcome you all. Friends, today I am new subject of SST, that is the history of class 9th. फ्रेंड्स, जैसा कि आपने 8वीं क्लास का और 8वीं की पढ़ाई आपने पूरी कर ली है और 8वीं में आपने एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की पढ़ाई की है। लेकिन जो आपने उसमें हिस्ट्री की पढ़ाई की है क्लास 8th में, उसमें आपने कुछ चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखा है और कुछ चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का देखा, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के कुछ बैकग्राउंड्स को आपने देखा है। लेकिन इन क्लास 9th आपको अब वर्ल्ड के हिस्ट्री को डीप से जानना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को डीप से जानना है। इस बुक का नाम जो क्लास 9th में है, उस हिस्ट्री के बुक का नाम है कंटेम्पोररी ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट। एक हिस्ट्री की बुक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कुछ व्यू आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रशियन रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। दिस इज द सेकेंड चैप्टर एंड यू हैव थर्ड चैप्टर इन हिस्ट्री इन क्लास 9th, वह है आपको राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर, जिसमें हिटलर की कैसे उद्भव होता है, उसमें हम देखेंगे कैसे हिटलर अपने पावर और उत्कर्ष में आता है। ये 3 चैप्टर है जो आपको हाफ ईयरली के लिए बनाया गया है और 2 चैप्टर आपको सेकेंड टर्म के लिए है, जिसमें पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, आपको एक चैप्टर जो पढ़ना है। तो उसमें एक ही चैप्टर है सेकेंड टर्म में जो पढ़ना है आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आपने कुछ पॉइंट्स जो क्लास 8th में है, जो कुछ पॉइंट क्लास 8th में जो चैप्टर में थे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा वॉर ऑफ अमेरिका ऑफ इंडिपेंडेंस, ए वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो इंस्पायर की और वर्ल्ड में अपने राइट्स को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, लिबर्टी को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वॉर ऑफ अमेरिका, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका, वो भी चल रहा था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी चल रहे थे। ये 2 बड़ी लड़ाई थी, किसको लेकर के? सिविल लिबर्टीज को स्थापित करने को लेकर के। और कुछ लड़ाई थी, जैसे उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, रशियन रिवॉल्यूशन था। जैसे मैं आपको कुछ प्रीव्यू दिखाता हूं, जैसे आप देखिए यहां पे, जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सोशल साइंस, सोशल साइंस। हिस्ट्री, चैप्टर 1, चैप्टर 1 है द फ्रेंच
रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन एक और रिवॉल्यूशन जस्ट इसके पहले हो रहा होता है। यह रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, तो इसको हम जानते हैं डेट के अनुसार 1789। लेकिन जस्ट उसी समय, उसी काल में एक और वार हो रही थी अमेरिका में, ए वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कहां पे, इन अमेरिका। ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका में हो रही थी। इसका पीरियड है 1775 टू 1783। 1 and 2, first and second. This is the first war. This is the first war which inspired the French Revolution and revolutionaries. Next war, that is the landmark in the history of the world. That is the Russian Revolution. Russian Revolution 1917। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कुछ ऐसे, ये 3 वार थे और एक मूवमेंट था, एक रिवॉल्यूशन, ये भी था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने हमारे पूरे विश्व के सोसाइटी को चेंज कर दिया, उस समय के परिदृश्य को चेंज कर दिया। वहाँ का रहन सहन, खान पान, एक सोच जो डेवलप्ड थी पहले दास्ता वाली, उन सबको चेंज कर दिया इन सब रिवॉल्यूशंस ने। लेकिन इस चैप्टर में हम सबसे पहले फोकस करेंगे अपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके कारण क्या क्या थे। ओके, लेकिन हमारा जो कनेक्शन रहेगा, इंटर कनेक्शन रहेगा पढ़ने का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी। जिस फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, फ्रांस वाज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ए कंट्री एट दैट टाइम, वेरी स्ट्रॉन्ग इन 18th सेंचुरी, बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप जानते भी होंगे कि एक हिस्टोरियन ने क्या बोला था कि जब फ्रांस को छींक आती थी तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस उस समय कितना मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, वेल्थ में और पॉलिटिकल पावर में, और कैसे उसका पतन होता है, कैसे वहां पर रिवॉल्यूशन होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये जानेंगे सबसे पहले कि फ्रांस में पॉलिटिकल ऑर्डर और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, कैसा डेवलप था। तो आप जानते होंगे कि वहां पे मोनार्की थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 6 में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि सरकार के बहुत सारे रूप हैं, सरकार के बहुत सारे फॉर्म हैं, और उनमें एक है मोनार्की, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र। इन इंग्लिश मोनार्की। मोनार्की मीन्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर किंग or queen ruled over the country. It means that the complete control
of a country in the hands of king or queen, goes in the hands of king or queen। ऐसी स्थिति होती है जब एक देश में जिसका सारा शासन और प्रशासन और सारे गाइडलाइन एक राजा और रानी के हाथ में चला जाता है, जहां पे शासन और प्रशासन का सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है, एक राजा करता है या रानी करती है। इसको बोलते हैं राजतंत्र। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहां पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोनार्की। टाइप्स ऑफ मोनार्की, इसको पहले जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम समझने में फिर प्रॉब्लम हमको ना हो, डिफिकल्टी ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोनार्की। जैसे आप यहां पे देखो, टाइप्स ऑफ मोनार्की। टाइप्स ऑफ मोनार्की, एक को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मोनार्की, इसका मतलब यह होता है कि कंप्लीट कंट्रोल होता है स्टेट और नेशन पे। कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ नेशन, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशन in the hands of one person। या इसमें हम ये भी देखते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब यह होता है व्हेन all the power and all the systems of the governance is controlled by a single person। जब सारे तंत्र जब एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित होने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, जहां पे हम दूसरी तरफ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आप जानते होंगे कि जो मोनार्की है वो गवर्न और रन होता है किसके द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस के द्वारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा या ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। जैसे कि आप जानते होंगे कि क्या है इंग्लैंड में क्या है, तो वहां पे मोनार्की है और मोनार्की है, लेकिन क्या है वहां पे ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहां पे क्या होता है गवर्न होता है। ओके, नेक्स्ट वी सी our next topic, that is the introduction of French Revolution। Introduction of French Revolution। Before knowing the introduction of French Revolution, we try to know the background, the origin of the revolution, causes of the revolution, and its order and disorder of France that happened at that time। कैसी परिस्थिति थी, क्या क्या कारण था, वहां का भौगोलिक दिशा और दशा कैसी थी फ्रांस की, वह देखेंगे।
बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, आखिर कारण क्या थे। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ा भी होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 8th में। जैसे आपने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन was started in 1789. You mostly know the most important cause of French Revolution is the exploitation. But which types of exploitation occurred in France and why? What are the reasons? You know, at that time France had such types of society, such a society which prevail upon one another, upon other society. Just as France, the society of France and France divided into three classes, that is the three estates. First is the clergy, that is the top level of the hierarchy. Next of the clergy, that is the nobles. The structure of society, and the society comprised of clergy, nobles, then common masses. It means common people. But why French revolutions occurred? One reason is that the two first, see, the French society at that time, the French society स्ट्रक्चर, फ्रेंच सोसाइटी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर डेवलप था। हम हायरार्की के रूप में समझना चाहेंगे, जिसको पिरामिड के रूप में कहते हैं। यह क्या है? सबसे ऊपर कौन थे समाज के? तो ये नोबल्स थे, क्लर्जी थे, दैट इज द हेड ऑफ चर्च। और एक फर्स्ट ई एस्टेट में आते थे, फर्स्ट ई एस्टेट्स में आते थे। नेक्स्ट नोबल्स, इनको क्या बोलते थे हम लोग? सेकंड ई एस्टेट्स। थर्ड कॉमन मासेस, कॉमन पीपुल। इसमें मिडिल क्लास भी थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, एम्प्लॉय थे, पीजेंट्स थे। इसमें कौन थे? पीजेंट्स, एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी। लेकिन हम ये भी देखेंगे क्लर्जी को दो भागों में डिवाइड किया गया था। जो क्लर्जी का जो वर्ग था वह दो भागों में बटा हुआ था। जैसे एक था हायर क्लर्जी और एक था लोअर क्लर्जी। हायर क्लर्जी को विशेष अधिकार प्राप्त थे, लोअर क्लर्जी को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं थे। इनके तुलना में यह अपने लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे और यह मिजरेबल कंडीशंस में अपने लाइफ को व्यतीत कर रहे थे। इनको टैक्सेशन नहीं देना है और इन पे टैक्सेशन कुछ बर्डन दिया भी गया था।
लेकिन हम यहां पे देखेंगे क्लर्जी और नोबल्स, द टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेयर फ्री फ्रॉम द टैक्स exemptions, taxes, and the common people they had to pay taxes. The entire burden of taxes had to paid by the common masses and the common people. इनको सारे टैक्सेस जमा करना होता था। जो वर्ग थे ये पीजेंट्स वाले, कॉमन पीपुल वाले, इनको सारे टैक्सेस देना होता था राजा को। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है, मैंने कैसे बताया आपको कि शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, हाउ, तो इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, ये करते कुछ नहीं थे और ये फ्री थे किस टैक्सेस से, और सारे टैक्स का वहन किसको करना होता था? कॉमन मासेस एंड कॉमन पीपुल को। ओके, तो सबसे बड़ा दुख और दरिद्रता का कारण टैक्स का बढ़ना और उसके अंतर्गत जो शोषण हो रहे थे उन पे, वह जिसको हम विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं, उनका कारण देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द एक्सप्लॉयटेशन, बट एक्सप्लॉयटेशंस हैव वेरियस फॉर्म। वेरियस फॉर्म कैसे? बिकॉज यू कैन सी दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हैव सो मेनी कॉजेज। पहला कारण क्या था? सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज। तो सोशल कॉजेज में हम देख रहे हैं ना कि कैसे हमारा सामाजिक ढांचा, जो सामाजिक स्ट्रक्चर था फ्रांस का, वह दो विशेष वर्गों के हाथों में प्रिविलेजेस कैसे था और एक के हाथों में कुछ भी नहीं था, प्रिविलेजेस, राइट्स और लिबर्टी के नाम पर। यह एक्चुअली गुलाम के भांति अपने जीवन को व्यक्तित्व कर रहे थे। ओके, और इनको टैक्स भी देना होता था। आगे हम क्या देखेंगे, यही हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉजेज के कारण बना। दिस इज द सोशल कॉजेज। आगे हम देखेंगे इकोनॉमिकल कॉजेज, आर्थिक कारण। इकोनॉमिकल कॉजेज क्या क्या था, पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या था। नेक्स्ट देखेंगे हम कैसे सेवियर फैमिन, बहुत सारे अकाल मतलब भूखमरी कैसे आई और कैसे बहुत सारे लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, कितने सारे लोग मर गए, और सारे अनाज का जो स्टोरेज था वो कैसे राजा अपने पास रखा, और उस अकाल के समय में भी क्या किया, अनाज का वितरण नहीं किया। फिर सेवियर फैमिन के आगे हम लोग देखेंगे रोल ऑफ वुमेन इन दिस रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन and the role of philosophers in leading the French Revolution. So we discuss रेडी होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि बहुत सारे रीजन्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के, लेकिन चैप्टर को चालू करने के पहले हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जानना है और आपको लिखना भी है। आप अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाइए कि आपको पढ़ना क्या है, और उसको आगे चल के आप एक सिनॉप्सिस बनाइए। जैसे मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया है कि आखिर 2 पेज में, देखिए 2 पेज का सिनॉप्सिस है कि आपको उसमें पढ़ना क्या है, और कुछ उसके शॉर्ट नोट्स जस्ट उसी के सामने कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो वैसे ही आप एक सिनॉप्सिस बना लीजिए कि व्हाट हैव टू रीड, कि जो कौन कौन से उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं, उसको नोट करके आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं और जानने का प्रयास कर सकते हैं। तब आपको क्या होगा कि हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैव टू रीड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो इसमें हम देखेंगे, इसके क्या देखेंगे, बैकग्राउंड मेरे कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन। ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या, चालू कब हुआ, कुछ उसके परिदृश्य, उस समय कैसी भौगोलिक
भौगोलिक सीमाएं थी फ्रांस की, वो जानने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, इस इंट्रोडक्शन में, इस बैकग्राउंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैव टू रीड में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया भी कि फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन एंड 3 क्लासेस। पहला था कौन, तो उसमें क्लर्जी थे सबसे ऊपर, उसके नीचे नोबल्स, फिर कॉमन मासेस, कॉमन पीपुल। ओके, तो इसमें हम यही चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, सोशल स्ट्रक्चर में। तब फिर हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कारण क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला कारण सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सामाजिक कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इकोनॉमिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज। जैसा कि आपको बताया था अभी मैं कि सोशल कॉजेज ऑफ दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमारा सामाजिक कारण क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो समाज का विभाजन कैसे हुआ था, किस आधार पे हुआ था, तो प्रिविलेजेस के आधार पे हुआ था, जो गलत था। और यही कारण था किसका, तो फ्रांस की क्रांति की, जिसमें सारे वर्ग को अधिकार, राइट्स और लिबर्टी नहीं मिले हुए थे। कुछ वर्ग को टैक्स देना होता था, कुछ वर्ग को टैक्स नहीं देना होता था। नेक्स्ट देखेंगे हम इकोनॉमिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इकोनॉमिकल कॉजेज में देखेंगे यह सबसे बड़ा कारण था। इकोनॉमिकल कॉजेज क्या था, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि जो राजा था फ्रांस का, वो अपना एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था, और राजा के साथ साथ जो वहाँ की रानी थी क्वीन मैरी एंटोनेट, वो भी लग्जरियस लाइफ व्यतीत कर रही थी। राजा को कोई अच्छा एडवाइस नहीं दे रही थी प्रशासन को हैंडल करने में, राज को आगे बढ़ाने में, प्रजा के बारे में, प्रजा के सुख और दुख के बारे में। यह एक कारण बना, आर्थिक कारण बना। कैसे बना, वो अपने लग्जरियस लाइफ पे पैसा बहुत सारा एक्सपेंस करते गए। They spent actually a lot of money on their luxurious life. They lived like their luxurious and very enjoyable. But the subjects of the France became miserable, and their plight became also miserable. जो वहाँ की प्रजा थी वो उनकी दयनीय स्थिति होती जा रही थी, लेकिन राजा सिर्फ अपने एक्स्ट्रा वैगन्स, आवारागर्दी जो था, एक्चुअली कह सकते हैं आप कि पैसे का बेहिसाब खर्च अयासी पे और अपने टाइम पास पे, अपने मन मर्जी से, अपने हिसाब से पैसे खर्च करना। इससे क्या हुआ कि वहां पे जो एक्सचेकर था वो खत्म हो गया, पैसे का जो स्टोरेज था वो खत्म होना चालू हो गया। तो ये एक कारण था, सबसे इंपॉर्टेंट कारण इकोनॉमिकल कॉजेज। इसमें भी देखेंगे कुछ पॉइंट्स। The following were the economical causes of French Revolution. जिसमें आप नोट कीजिए, the following were the
इकोनॉमिक causes of the French Revolution। जैसे इसमें पहला क्या है देखते हैं। Economic causes of the French Revolution। इसमें पहला हम सब सेक्शन लेंगे, सब पॉइंट लेंगे। जो कारण था एक्स्ट्रा वैगन्स, वही जो अभी आपको बताया मैं। एक्स्ट्रा वैगन्स मीन्स एक्सपेंसेस, अनअकाउंटेबल एक्सपेंसेस, जो एक बेहिसाब खर्च राजा के द्वारा। पहला था एक्स्ट्रा वैगन्स। नंबर 2 अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, इसका मतलब है कि टैक्सेस का जो बंटवारा था, वितरण था, वो एक समान रूप से नहीं था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको टैक्स से छूट मिली हुई थी, और कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको टैक्स देना पड़ता था। यानी इंटायर जो बर्डन था टैक्स का उन्हीं को देना होता था। जैसे मैं आपको बताया था कॉमन मासेस मतलब कॉमन पीपल, जिसमें मिडिल क्लासेस फैमिली थी, लॉयर थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, पेरेंट्स थे, उनको सारे टैक्सेस का बर्डन झेलना पड़ता था। ठीक है, ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस जिसका एक कारण बना आक्रोश का, रिवोल्यूशन का, रिवोल्यूशनरी में। नेक्स्ट थर्ड रीजन ऑफ द इकोनॉमिकल कॉजेज, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन टैक्स कलेक्शन। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन टैक्स कलेक्शन। जो यहाँ पे प्रशासन को हैंडल करने वाले थे वो भी करप्ट थे। करप्ट इसमें इट मीन्स दैट इन द सेंस ऑफ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन टैक्स कलेक्शन दैट कि जो टैक्स का कुछ हिस्सा जो था वो खुद अपने पास रख लेते थे और उसको अपने फायदे के लिए, अपने लिए उसको उपयोग करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इनसफिशिएंट था, इनकॉम्पिटेंट था, एक्चुअली अयोग्य था कंप्लीटली, लेकिन फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में बने हुए थे राजा की मेहरबानी से। और इसके कारण क्या हो गया, टैक्स का बर्डन बढ़ता चला गया ग्रामीणों पे, किसानों पे। थर्ड देखेंगे, फोर्थ रीजन, हैवी डेट एंड इंटरेस्ट। हैवी डेट एंड इंटरेस्ट, अधिक कर्ज हो जाने के कारण, अधिक ब्याज हो जाने के कारण लोगों में भी आक्रोश आ गया। ये भी एक कारण था। टैक्स तो देते थे लोग, लगान तो देते थे लोग, लेकिन कुछ कर्ज ले लेकर के, लेकिन वो कर्ज के इतने बोझ में दब गए कि वो फाइनली बहुत परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, उनमें आक्रोश फैल गए हमारे कॉमन मासेस में। और एक्चुअली ये आक्रोश आप कह सकते हैं, और उनको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ये रिनासा था। एक्चुअली उनको जगा रहा था और बता रहा था कि आप उठो, अपने अधिकारों के प्रति लड़ो, अधिकार को जानो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
फॉल इन ट्रेड, फॉल इन ट्रेड, फॉल इन ट्रेड मतलब व्यापार का पतन हो जाना। व्यापार का पतन होने का मतलब यह था कि उत्पादन साफ खत्म हो गया। उत्पादन कैसे होता? जब किसान के पास पैसे नहीं थे, जो उनकी भूमि थी वो भी छीन ली गई, और टैक्स उनको उतना देना होता था, ब्याज देना होता था, और एक्चुअली कर्ज में दब चुके थे। इसलिए बहुत सारे किसानों ने प्रोडक्शन साफ कम कर दिए और प्रोडक्शन बहुत हद तक गिर गया था, जिसके कारण क्या हो गया, ट्रेड का पतन होना चालू हो गया। आगे हम 6 नंबर देखेंगे, फाइनेंशियल हेल्प टू अमेरिका। You know, actually, America was being ruled by England. अमेरिका उस समय, अमेरिका में भी एक क्रांति चल रही थी स्वतंत्रता को लेकर के। 1775 1775 टू 1783 के बीच। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो सिविल लिबर्टी की मांग थी, अधिकारों की मांग थी। लेकिन वहां पे रूल किसका था? रूल वहां पे था इंग्लैंड का। फ्रांस सोचा कि मैं अपना एक बदला ले लूं। किससे? इंग्लैंड से। और फ्रांस उस समय अपनी खराब परिस्थिति में होने के बावजूद भी उसने मदद भेजना चालू कर दिया। किसको? अमेरिका को। मिलिट्री हेल्प भी और फाइनेंशियल हेल्प भी। और इससे क्या हुआ कि फ्रांस और फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशंस और खराब होती चली गई। ओके, तो ये सब कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में था सीवियर फैमिन। सीवियर फैमिन, पीपल बिगेन टू डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। भूखमरी इतनी फैल गई थी कि लोगों का मरना चालू हो गया था, और यही अकाल था। सीवियर फैमिन, अकाल का कारण था शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स इन फ्रांस। और वो एक्चुअली शॉर्टेज जैसा नहीं था, कुछ बड़े स्टोरेज जो अनाज के थे वो राजा के पास थे। उस समय भी राजा हेल्प नहीं किया वहां के गरीब लोगों का। गरीब लोग बहुत परेशान थे राजा से, और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम किले पे हमला करें, स्पेन में हमला करें। और उन्होंने क्या किया, ओवरथ्रोन करने का प्रयास किया। और क्योंकि सीवियर फैमिन ड्यू टू स्टारवेशन, अब लोग सोचे कि मरना तो है ही, भूख से मर ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अपना अधिकार लेके ही मरे, अधिकार को पाके ही मरे। तो एक्चुअली उनमें क्या थी, एक जागृति थी, वो जग रहे थे अपने अधिकारों के प्रति। अब गुलामी से वो निकल रहे थे, जैसे अमेरिका में भी लोग निकल रहे थे अमेरिकन इंडिपेंडेंस के समय। नेक्स्ट कॉजेज देखते हैं हम, नेक्स्ट कॉजेज देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम पहला देख लेंगे पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था। पॉलिटिकल कॉजेज में हम देखेंगे कि जो सिस्टम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली वाज टू इनकॉम्पिटेंट।
actually they are unable to administrate their rights, their authority. They do actually they what want. इन पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से कारण थे। पहला था आर्बिट्रेरी रूलर्स, आर्बिट्रेरी रूलर्स, आर्बिट्रेरी रूलर्स निरंकुश शासक। निरंकुश शासक वह शासक था जो अपने मन का करता था, जिसका पूरा नियंत्रण था शासन पे, राज्य पे, राष्ट्र पे। वो अपने मन के हिसाब से करता था। एक्चुअली ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ दैट ही वाज गॉड सॉरी ऑन द अर्थ। यानी जो रूलर्स थे वो अपने आप को भगवान समझते थे। एक्चुअली द रूलर्स ऑफ फ्रांस क्लेम टू बी द गॉड हिमसेल्फ ऑन द अर्थ। वो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे। वो समझते थे कि सारे डिवाइन पावर्स, सारे राइट्स उन्हीं में हैं। तो ये क्या थे? आर्बिट्रेरी रूलर्स, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला। नेक्स्ट inefficiency and corruption. Corruption in administration. Inefficiency and corruption. इनएफिशिएंसी मतलब राजा जिसको वो चाहता था अधिकारी नियुक्त कर देता था, चाहे उसके पास योग्यता हो या ना हो। और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करता था? वेरी पुअरली, बहुत निम्न स्तर का एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था वो। यानी उससे एडमिनिस्ट्रेशन रन हो नहीं पाता था। और ये कारण क्या बना? करप्शन का। और करप्शन एक्चुअली ये आगे लीड कर दिया किसको? एक्सप्लॉयटेशन में। और लोग एक्सप्लॉयट होते गए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों से। ठीक है। नेक्स्ट कॉजेज जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में हम देखते हैं कि पावर का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पावर क्या होता है? पावर एक ही जगह केंद्रित होती है, एक ही हाथों में केंद्रित होती है। सत्ता की जो बागडोर होती है, जो पावर्स होता है, वो कहाँ पे होता है? एक ही व्यक्ति में होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इट मीन्स दैट द पॉलिटिकल पावर was not divided in France. It was vested in single hand in one person, or one person's have completely control over the nation. That is the centralization of power, and it's oppressed the people, citizen. Next we see the political causes. Another political causes: no uniform system of law. No uniform system of law and order. No uniform means एक कानून नहीं था। नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ मीन्स एक कोई कानून नहीं था जिससे राज्य को चलाया जा सके, प्रशासन को चलाया जा सके, रन किया जा सके। जैसे एक रूल ऑफ लॉ होता है, आप जानते भी होंगे, आप पढ़े भी होंगे क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस में, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो रूल ऑफ लॉ
मतलब होता है शासन का, कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब क्या होता है? वह राज्य, वह देश जो कानून के हिसाब से चले, किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार न चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कानून का शासन बोलते हैं। इट मीन्स दैट ए कंट्री व्हेन गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, that is the supreme, that is the democratic, that is the social republic. But in France a system was developed that was the monarchy, that was the absolute monarchy, where people did not believe in their rights, did not believe that how had no any idea of rights, liberty, equality, rule of law, but they gradually understands, realized their rights, their liberty. So they demanded, and so they started a revolution, a struggle, a great struggle against the king and the administration. इसमें क्या होता है? नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इससे क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति विशेष के अनुसार राज्य को गवर्न किया जा रहा था, जो सही नहीं था। यही कारण बना लॉ एंड ऑर्डर का टूटने का, सामाजिक अव्यवस्था का, राजनीतिक अव्यवस्था का। ठीक है, हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी हम कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन अभी हम कुछ और जानेंगे। एक्चुअली रिजल्ट, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आखिर उसके परिणाम क्या हुए, क्या उसके परिणाम हमारे भारत पे भी पड़ा और क्या उसके परिणाम पूरे वैश्विक लेवल पे पड़ा, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। तो देखते हैं रिजल्ट, that is the effects of French effects of the French Revolution। सबसे पहला इफेक्ट क्या था? डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड। डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड। मोनार्की वाज overthrown। It gave birth the ideas of liberty, equality, fraternity। इस रिवॉल्यूशन से हमको 3 शब्द मिले और वो 3 शब्द जो थे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी।
और ये 3 शब्द फ्रांस में लोगों के अंदर जगाने का प्रयास किया। कैसे? और इसने किस चीज को आगे बढ़ाया? लीड टू नेशनलिज्म। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्यूडलिज्म, जो वहां पे फ्यूडलिज्म सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था था, उसको खत्म कर दिया गया। फ्यूडलिज्म was abolished। Constitutional monarchy was set up। नेशनल असेंबली को सेटअप किया गया। नेशनल असेंबली वाज सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया गया। एंड ऑफ प्रिविलेजेज, विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। रूल ऑफ लॉ लाया गया। रूल ऑफ लॉ, ये कुछ पॉइंट्स थे, इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे। आपको इसको नोट करना है और याद भी करने हैं इसको। और कुछ अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ये बताना मुझे है अभी। तब तक आपको करना क्या है कि आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए और देखते रहिए कि आगे क्या करना है। कुछ इसमें और टॉपिक्स हैं जिसको हम देखते हैं। रूल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। महिलाओं का क्या योगदान रहा ये भी हम देखेंगे। महिला भी क्या थी? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन होल टाइम। फर्स्ट हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने क्या बनाया? एक क्लब भी बनाया। औरतों ने क्या बनाया? एक क्लब भी बनाया लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई को जारी करने के लिए, अपने एकता को दिखाने के लिए, अपनी प्रबलता को दिखाने के लिए, और जिसका नाम है रिपब्लिकन सोसाइटी। जिसका क्या नाम है? रिपब्लिकन सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी थी जो वुमेन्स क्लब थी और वो अपने पार्टिसिपेशंस को दिखाने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था। किसके खिलाफ? तो राजशाही के खिलाफ, उनके सिस्टम के खिलाफ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोल ऑफ फिलोसफर, रोल ऑफ द फिलोसफर
सबसे बड़े फिलोसफर कौन थे उस समय? मॉन्टेस्क्यू। इसमें पहले लेते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ये फिलोसफर थे जिन्होंने अपने विचारों से यह लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप अपने अधिकारों को जानें, आप अपने अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ें। एक उनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था जिससे लोग अब आज़ादी की मांग करना चालू कर दिए थे। इनकी बुक की नाम क्या थी? स्पिरिट ऑफ द लॉज। दूसरे फिलोसफर थे रूसो। अब देखते हैं हम रोल ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। रोल ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। आपको ये मालूम होगा जितने भी थिंकर्स थे, सोशल थिंकर्स हो, पॉलिटिकल थिंकर हो, चाहे हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने उस समय के जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जो दिशा चल रही थी उनको लेकर के अपना लेखन चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम अगर अपनी आवाज को उठाएं तो कैसे उठाएं, बोले तो कैसे बोलें, आखिर यहाँ तो सिस्टम अलग है। तो उन लोगों ने क्या किया कि लिखना चालू कर दिया, और लिखा तो कैसे लिखा? आलोचनात्मक रूप से, डायरेक्ट नहीं। उसको कैसे आलोचना किया? तो आलोचना भी किए तो अलग रूप से, और लोगों को ऐसे समझाए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, जिसमें लोग समझ गए कि आखिर जो फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे, उस समय को चाहते क्या थे। उनकी एक ही आवाज़ थी कि हम लोगों को जगाएंगे, उनमें रीअवेकनिंग लाएंगे, उनको रीबर्थ का एहसास हम कराएंगे। और यह सब एक कारण बना, यह सब जो थिंकर्स थे एक कारण बने लोगों को जगाने का और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में। ओके, आगे हम देखेंगे जो लास्ट है और फाइनल है, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज में हम लेते हैं एक्स्ट्रावैगेंस। एक्स्ट्रावैगेंस में अत्याधिक खर्च, राजा के द्वारा किया गया जो अत्याधिक खर्च था वही क्या था? इमीडिएट कॉज था, जो एक कारण बना इमीडिएट कॉज का। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में और जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में। ओके, दैट्स ऑल।